हो गया। शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। हम लोग उपन्यास की क्लास कर रहे थे और उपन्यास में हम लोग आंचलिक उपन्यासकार को समाप्त कर चुके थे। आंचलिक उपन्यासकार के बाद आज हम लोग व्यक्तिवादी या ऐतिहासिक उपन्यासकार को देखते हैं। इसमें ज़्यादा विद्वान नहीं है, इसमें कुछ ही उपन्यासकार आएंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण लाल है, विष्णु प्रभाकर हैं और एक आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीन इसमें मुख्य होंगे, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यासकार या व्यक्तिवादी उपन्यासकार में तीन विद्वान प्रमुख हैं। पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर जिनका आवारा मसीहा है, और एक है लक्ष्मी नारायण लाल। ये तीन विद्वान इसमें मोस्ट आएंगे। तीनों के बारे में देखेंगे। तो व्यक्तिवादी उपन्यासकार और ऐतिहासिक उपन्यासकार जो नाम है, इसका कारण क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। इतिहास के जिन पुरुषों या जिन पात्राओं के आधार पर लिखा गया वो एक व्यक्ति विशेष थे। तो किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर उपन्यास लिखा गया, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो वो बाणभट्ट जो संस्कृत के एक महाविद्वान कवि रहे, उनके ऊपर लिखी गई थी। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार में ही इसको व्यक्तिवादी उपन्यासकार इसलिए कहा जाता है कि इतिहास के किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये कथा संचालित होती है। इसी कारण से ऐतिहासिक उपन्यास को व्यक्तिवादी उपन्यास भी कहा जाता है। स्पष्ट है। तो आज का जो क्लास है, ये क्लास संख्या 19 है और ऐतिहासिक उपन्यासकार या व्यक्तिवादी उपन्यास की पहली क्लास है। तो देख लेते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार, तो ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन हुए? जो इतिहास के एक प्रमुख पात्र हुए या इतिहास की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखी गई और उन ऐतिहासिक घटनाओं में किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जो कहानियां या उपन्यास लिखे गए, उसी को हम लोग ऐतिहासिक या व्यक्तिवादी उपन्यासकार कहते हैं। तो ऐतिहासिक और व्यक्तिवादी उपन्यास में आज पहले हम लोग देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को, HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी को आज पहले देखते हैं। तो नंबर 1 देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके उपन्यास, इनके तो ज़्यादा उपन्यास है नहीं। कितने हैं टोटल? 4 उपन्यास हैं। तो इनके चारों उपन्यास को देख लेते हैं। सबसे पहले इनका थोड़ा सा परिचय जान लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ। जन्म हुआ था इनका 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? छपरा बलिया, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। छपरा कहाँ पड़ता है? ये बलिया उत्तर प्रदेश में है। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। निधन कब हुआ? अगर इनके निधन की बात करें कि निधन कब हुआ, तो निधन हुआ था 1979 ईस्वी में। अगर इनके उपन्यासों को देखें तो इनके उपन्यास कितने हैं? तो इनके मात्र 4 ही उपन्यास हैं। कितने उपन्यास हैं? मात्र 4 उपन्यास हैं। तो पहला उपन्यास इनका कौन सा है? पहला उपन्यास है इनका बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सी है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया इनका पहला उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा कब की थी? 1946 ईस्वी की थी। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1946 ईस्वी। दूसरा उपन्यास था इनका चारुचंद्र लेख। अगर चारुचंद्र लेख की बात करें कि चारुचंद्र लेख कब लिखी गई थी, तो 1963 में लिखी गई थी। ये उपन्यास कब लिखी गई? 1963 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। तीसरा उपन्यास इनका कौन सा है? तीसरा उपन्यास है इनका पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष कब है? ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। और इनका अंतिम उपन्यास जो है वो है अनाम दास का पोथा या अथ रेक्वा आख्यान। देखिए, रेक्वा आख्यान इसका नाम इसलिए पड़ा कि रेक मुनि का एक पुत्र था रेक्वा। कहानी बताएंगे, समझ में आ जाएगी। रेक मुनि एक थे, तपस्वी थे, उन्हीं के पुत्र का नाम था रेक्वा। ठीक है, उन्हीं की कथा इसमें चलती है, इसीलिए इसका नाम उपन्यास नाम क्या है? अथ रेक्वा आख्यान। पहले इसका नाम लिख लीजिए, अनाम दास का पोथा। अनाम
दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, या इसी का एक नाम क्या है, अथरेक्वा, अथरेक्वा आख्यान, अथरेक्वा आख्यान इसका दूसरा नाम है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में। अथरेक्वा आख्यान 1976 ईस्वी। स्पष्ट है? तो ये इनके 4 उपन्यास थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1907 ईस्वी, निधन 1979 ईस्वी। कहाँ? छपरा बलिया, उत्तर प्रदेश में। उपन्यास इनके देखिए तो पहला उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई थी, जिसमें बाणभट्ट की कथा ही है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा या अथरेक्वा आख्यान 1976 ईस्वी। ये इनके मात्र 4 ही उपन्यास हुए। अब इन उपन्यासों में, और ऐसे तो आप लोग के नेट जेआरएफ के सिलेबस में बाणभट्ट की आत्मकथा संकलित है ही, वहाँ इसको विस्तार से देखना ही है और पढ़ना भी है, पढ़ाए भी हैं, फिर भी पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, फिर पूरा पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि पहले पढ़ाएं तब नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। तो बाणभट्ट की आत्मकथा को उपन्यास साहित्य में हम उपन्यास की दृष्टि से ही पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि नेट के सिलेबस में ये शामिल है पूरा उपन्यास, तो वहाँ पूरा उपन्यास देखा जाएगा और वहाँ पर तो इसकी लंबी क्लास चलेगी। आज थोड़ा सा बस उपन्यास की दृष्टि से इसका समीक्षा करते हैं। तो पहला उपन्यास इनका देख लेते हैं। पहला उपन्यास इनका देख लेते हैं। पहले हम वर्ण विषय इनका देख लीजिए। वर्ण विषय, तो वर्ण विषय में पहला देख लीजिए आज बाणभट्ट की आत्मकथा। क्या है इसमें? अब ये बाणभट्ट कौन था? बाणभट्ट की आत्मकथा, ये पता है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, तो इतिहास के एक प्रमुख पात्र रहे, एक कवि भी थे बाणभट्ट, उन्हीं के बारे में है। प्रकाशन वर्ष क्या था उनका? प्रकाशन वर्ष था 1946 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी बाणभट्ट की आत्मकथा। अब इसमें है क्या इस उपन्यास में? सबसे प्रमुख बात तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। कैसी लिखी गई है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। किस शैली में है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में रचित है। ये किस शैली में रचित है? तो आत्मकथात्मक शैली में रचित है। ठीक है। दूसरी बात, किससे संबंधित है ये? तो ये बाणभट्ट की जीवन से संबंधित है। बाणभट्ट के जीवन चरित्र से संबंधित है। जीवन चरित्र से संबंधित है। दूसरी बात हो गई इसमें, बाणभट्ट की जीवन चरित्र से संबंधित है। लेकिन इस उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है उपन्यास में, वो आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। इसके जीवन चरित्र का वर्णन या जीवन चरित्र की जो व्याख्या हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास में किए हैं, वो किस दृष्टि से कर रहे हैं? आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण से। ठीक है, लिख सकते हैं बाणभट्ट का आधुनिक मानवतावादी, बाणभट्ट का आधुनिक मानवता, बाणभट्ट का आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण से चित्रण, दृष्टिकोण से चित्रण किया गया है। चित्रण तो हुआ है, लेकिन किस दृष्टिकोण से हुआ है? तो आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण से इसका चित्रण किया गया है। और कुछ है इसमें उदात्त प्रेम का चित्रण भी है। उदात्त प्रेम क्या होता है? उदात्त शब्द का मतलब होता है महान। उदात्त शब्द का मतलब क्या होता है? महान। तो उदात्त यानी महान प्रेम का चित्रण है। महान प्रेम का चित्रण भी इसमें किया गया है। ठीक है, महान प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है। उदात्त यानी महान प्रेम का चित्रण इसमें भी है। और क्या है? किस राजवंश का वर्णन है इसमें वर्धन और मौखरी राजवंशों का भी चित्रण है। वर्धन व मौखरी राजवंश, इतिहास के 2 प्रमुख राजवंश हुए थे। एक वर्धन वंश हुआ था,
इसमें हर्षवर्धन हुए थे और एक मौखरी हुआ था। तो वर्धन और मौखरी राजवंश का चित्रण, वर्धन और मौखरी राजवंशों का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा में। और कुछ पॉइंट है, इसके प्रमुख पात्र भी लिखना है, प्रमुख उपन्यास है ये। चलिए अब इसके पात्र लिख लीजिए थोड़े से कि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। प्रमुख पात्र, सभी पात्र तो याद भी नहीं रहेंगे, तो प्रमुख पात्र जो है उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट कौन है? बाणभट्ट इस उपन्यास का एक नायक है। नायक कौन है इसका? बाणभट्ट ही है। और पात्र लिखिए, निपुणिका है। निपुणिका कौन रहती है? निपुणिका बाणभट्ट की प्रेमिका रहती है। निपुणिका ये कौन है? ये बाणभट्ट की प्रेमिका है। उपन्यास पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी। बाणभट्ट की प्रेयसी या प्रेमिका बोल सकते हैं, बाणभट्ट की प्रेमिका है ये। उसके बाद और पात्र, महामाया है। महामाया है। और पात्र सुचरिता है। सुचरिता, सुचरिता के बाद और अन्य पात्र का नाम लिखिए। एक है तुबर मिलिंद। तुबर मिलिंद एक पात्र है इस उपन्यास में। तुबर मिलिंद एक पात्र है। तुबर मिलिंद के बाद देख लीजिए तो गिरिवज्र है, भट्टिनी है। तुबर मिलिंद एक पात्र प्रमुख और लिख लीजिए। गिरिवज्र है, गिरिवज्र। और एक भट्टिनी, भट्टिनी। ये इस उपन्यास के हो गए प्रमुख पात्र। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के ये सब प्रमुख पात्र हो गए। इसमें ये याद रखिएगा कि बाणभट्ट इसका नायक है और निपुणिका बाणभट्ट की ये प्रेमिका रहती है। इनका दूसरा उपन्यास जो था वो कौन सा था? दूसरा उपन्यास मेरे ख्याल से चारुचंद्र लेख होगा इनका। दूसरा उपन्यास कौन सा है? चारुचंद्र लेख 1963। चलिए इसको भी देख लेते हैं। दूसरा उपन्यास है इनका चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख। अगर इस उपन्यास की बात करें तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1963 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें क्या घटनाएं हैं? इसमें सांस्कृतिक चित्रण है। भारत की 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण किया गया है। और वो कहाँ से संबंधित है? तो वो उज्जैन से संबंधित है। उज्जैनी शासक की कथा भी इसमें आती है, लिख सकते हैं इसमें। इस उपन्यास में ये प्रमुख उपन्यासकार हैं, इसलिए इनके विषय वस्तु लिखना पड़ेगा। 4 ही ना है जी, ज़रा थोड़ी है कि आपको बहुत भारी लग रहा है। 4 ही हैं तो चारों का लिख लेते हैं। इस उपन्यास में 12वीं से 19वीं सदी के, इस उपन्यास में 12वीं से 19वीं सदी के सांस्कृतिक, इस उपन्यास में भारत के हो जाएगा ना, 1 सेकेंड। इस उपन्यास में भारत के 12वीं से 19वीं सदी का सांस्कृतिक चित्रण है। इस उपन्यास में भारत के 12वीं से 19वीं शताब्दी का सांस्कृतिक चित्रण है। एक बात तो ये इसमें प्रमुख हो गई, चित्रण है। एक बात ये, और इसमें किस है, क्या संबंधित है? ये उज्जैन के शासक सातवाहन वंश से संबंधित है। देखो उज्जैनी शब्द जो है ये शुद्ध अशुद्ध में आने वाला एक शब्द है कि उज्जैनी शब्द लिखाता कैसे है। इसका अगर बर्तनी देखें तो उज्ज यनी लिखाता है, उज्ज यनी। ठीक से इसको लिखिए, उज्जैनी लिख सकते हैं। उज्जैनी के शासक
उज्जैनी के शासक कौन थे? शातवाहन। उज्जैनी के शासक शातवाहन से संबंधित है, ये से संबंधित है। ठीक है। पात्र इसमें कौन कौन से? अगर प्रमुख पात्र की बात करें कि इस उपन्यास में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, चारुचंद्र लेख के प्रमुख पात्र की बात करें तो सबसे पहले तो चंद्रलेखा ही है। चंद्रलेखा, यही चंद्रलेखा है ना जो नायिका है। चंद्रलेखा कौन है? ये इस उपन्यास की नायिका है। चंद्रलेखा इस उपन्यास की क्या है? तो नायिका है। और नायक कौन है इसका? नायक तो सातवाहन ही है। सातवाहन ये क्या है इस उपन्यास का? ये इस उपन्यास का नायक रहता है। चारुचंद्र लेख का नायक जो है वो सातवाहन है और नायिका चंद्रलेखा है। और पात्र लिख लीजिए। एक पात्र इसमें मैना है, नाम ही है, अब मैना पक्षी वाला मत समझिएगा, मैना है। और एक भद्रकाली भी है, भद्रकाली एक पात्र है। पांचवा नागनाथ है, नागनाथ। और पूछ लिखा दें, मैना, भद्रकाली, नागनाथ। ठीक है, काफी है। नायक नायिका को नाम याद रखिएगा। नायिका जो है वो चंद्रलेखा है और नायक जो है वो सातवाहन है। मैना, भद्रकाली और नागनाथ इसके पात्र हैं प्रमुख। चलिए, 2 उपन्यास हो गए। तीसरा उपन्यास इनका कौन सा था? पुनर्नवा, 1973। चलिए, प्रकाशन वर्ष तो सबका याद होना ही चाहिए, क्रम से याद रहना चाहिए। ठीक है, कि अगर पूछ लेगी इनके आरोही क्रम में बताएं या आरोही क्रम में बताएं, प्रकाशन वर्ष क्या है। छोटी कभी कभी परीक्षा में ऐसे सामान्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी आप लोग हमेशा तैयार रहें। ऐसा नहीं कि अब सर पूरा कहानी तो याद है, प्रकाशन वर्ष कब हुआ याद ही नहीं है। तो ये समझिए कि हम आप लोग को जो इतना कैटेगरी करके पढ़ा रहे हैं उपन्यास में, अभी तक चाहते तो सारा उपन्यास आप लोग का समाप्त कर दिए रहते हम, है ना। इतना क्लास में बहुत हो गया, 19वां क्लास चल रहा है, सारा उपन्यास खत्म हो गया रहता। परंतु इतना सामान्य बनाने के लिए, इस चीज को सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए कितना विभागखंड किए। उपन्यास को पहले मैंने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पूर्व प्रेमचंद्र, प्रेमचंदोत्तर और प्रेमचंद युग। उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग में देख रहे हैं कि कितना तरीके से बांट लिए। मनोविश्लेषणवादी अलग पढ़ाए, ठीक है, आंचलिक अलग पढ़ाए, आंचलिक पढ़ा दिए, मनोविश्लेषणवादी पढ़ा दिए, ऐतिहासिक पढ़ा रहे हैं, प्रगतिवादी पढ़ा दिए, प्रयोगवादी पढ़ा दिए। ठीक है, अच्छा प्रयोगवादी नहीं पढ़ाएं तो प्रयोगवादी पढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो सामान्यकृत किए हैं, तो इसका कारण क्या है? ऐतिहासिक उपन्यासकार को अलग लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें घटनाएं ऐतिहासिक हैं। आंचलिक उपन्यासकार को अलग लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उसका संबंध जो है, उसकी कथा वस्तु किससे संबंध है? अंचल से संबंधित है। मनोविश्लेषणवादी लिखा है, उसका मतलब क्या है कि वो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। साम्यवादी या प्रगतिवादी को अलग लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो मार्क्सवाद से संबंधित है, प्रगतिवाद से संबंधित है। तो इतना तरह का बंटवारा करके जो इतना विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, इसका कारण क्या है कि आप लोग के लिए वो सामान्य हो जाए। कठिन तो है ही, ऐसा थोड़ी कि साहित्य कोई भी हो, हिंदी रहे, संस्कृत रहे, अंग्रेजी रहे, सभी साहित्य अपने आप में विशाल है। ठीक है, विशाल ये सब समुद्र है, इसकी था नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं या कोई और भाषा का कोई नहीं। हम लोग बस एक तुच्छ जीव हैं जो इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और इसकी साधना करते रहते हैं। बस इतना ही अंतर है आप में और हम में। ठीक है, हम बस लगातार घिसते जा रहे हैं और आप लोग अभी घिसना शुरू किए हैं। जब वो चमक आ जाएगी तो आप भी यहाँ रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद होना करना पड़ता है। मुझे बस इसलिए याद रहती है कि दिन भर में एक ही चीज को हम 4 बार पढ़ाते हैं तो याद हो गया है। ठीक है, आप लोग भी देखेंगे धीरे धीरे तो आप लोग को भी याद हो जाएगी। तो सिर्फ विषय वस्तु के लिए या अलग अलग करके क्रम से पढ़ाने का मतलब ये भी होता है कि आप लोग का लिए सामान्य हो जाए। जिसको मैंने साम्यवादी उपन्यासकार में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो मार्क्सवाद या प्रगतिवाद से संबंधित है। जिसको मैं व्यक्तिवादी या ऐतिहासिक उपन्यासकार में लिखा रहा हूँ, उसका मतलब उसकी घटनाएं किससे संबंधित होगी? इतिहास से संबंधित होगी। तो इसलिए कि आप लोग के लिए वो सामान्य हो जाए। चलिए आगे, काफी प्रवचन हो गया ना। नंबर 2, नंबर 3 में पुनर्नवा लिख लीजिए। नंबर 3 पुनर्नवा, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1973 में इसका प्रकाशन हुआ। ये किससे संबंधित है? ये उपन्यास, अगर इसी कथा वस्तु को देखें
तो इसकी जो मूल कथा वस्तु है ना पुनर्नवा की, इसकी जो मूल कथा वस्तु है वो नारी शोषण और वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसकी जो कथा वस्तु है वो नारी शोषण और वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। विरोध है मूलतः, कर सकते हैं, लिख सकते हैं नारी शोषण व वर्ण व्यवस्था। अरे वर्ण व्यवस्था यही जात जिसको आप लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो 4 ही वर्ण है ना सनातन में, इसी में जातियां को बांटा गया है। तो जातियों का वर्णन कहीं नहीं आता है, जाति अलग चीज है। तो नारी शोषण व वर्ण व्यवस्था का चित्रण भी है और विरोध भी है। नारी शोषण या वह वर्ण व्यवस्था का चित्रण व विरोध दोनों चीजें की गई है इसमें। इसमें सिर्फ नहीं कि घटना को बता दिया गया, बल्कि इसमें इसका विरोध भी किया गया। अच्छा, ये जो घटनाएं आई है ये किससे संबंधित है? पुनर्नवा की जो घटनाएं हैं नारी शोषण या वर्ण व्यवस्था का विरोध, किससे संबंधित है? तो संस्कृत की एक रचना है ना मृच्छकटिकम, ठीक है, उसी पर आधारित है। तो लिख सकते हैं संस्कृत साहित्य की रचना, संस्कृत साहित्य की रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम, और एक है लोरिकायन की रचना मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। वो एक पुस्तक ये है मृच्छकटिकम और एक है लोरिकायन। मृच्छकटिकन व लोरिकायन, मृच्छकटिकन व लोरिकायन पर आधारित है। ये मृच्छकटिकन या लोरिकायन पर आधारित है इसकी कथा। नहीं, अनुवाद नहीं है बाबू। मृच्छकटिकम या लोरिकायन का अनुवाद आप नहीं बोल सकते हैं। कथा क्या है कि जो कथा इसकी है, कथा ना किस उपन्यास की, वो इसी पर आधारित है। इनमें जो कथाएं हैं उसी को आधार बनाकर एक उपन्यास का रूप दिया गया। मृच्छकटिकम एक खंड काव्य ही है। चलिए, प्रमुख पात्र इसमें और कौन कौन से हैं? और किसी की कथा आती है कि इसमें? कालिदास की भी कथा है पुनर्नवा में, और समुद्रगुप्त की भी कथा आती है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। कालिदास व समुद्रगुप्त, गुप्त वंश, कालिदास व समुद्रगुप्त की कथा का उल्लेख भी इसमें है। इन दोनों की कथाएं भी इसमें आती है। पात्र लिख लीजिए, ज्यादा पात्र नहीं है इसमें। प्रमुख पात्र में प्रमुख पात्र, पात्र इसके से पूछे नहीं जाएंगे, ना ही कथा वस्तु पूछी जाएगी। फिर भी किसी अन्य परीक्षा में पूछ ले तो तैयार रहना चाहिए। जब तक आपके पास, परीक्षा क्या है? परीक्षा एक युद्ध है, और आपका ज्ञान, आपका मेहनत, आपका अभ्यास, आपका अस्त्र है। तो जब आपके पास अस्त्र ही नहीं है, अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, तो आप युद्ध भूमि में जाके करेंगे क्या? मारे जाएंगे ना, अर्थात असफल होंगे। तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहिए कि कोई भी परीक्षा हो हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या पूछ ले, ठीक है, आपको सिलेबस पता है, सिलेबस में ये भी तो आता है, हो सकता है पूछ ले, कौन जानता है। तो प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन से हैं? तो 2 पात्र तो यही हो गए। एक तो कालिदास है ही, एक समुद्रगुप्त भी है। एक समुद्रगुप्त है, कालिदास हो गया, समुद्रगुप्त हो गया। मंजुला एक पात्र है इसमें, मंजुला। मंजुला के बाद एक देवदत्त है, देवरात है ना, देवरात नाम था, देवरात, देवराज नहीं है, देवरात नाम था, देवरात। एक मंजरी है, एक पात्र मंजरी, मंजरी एक और लिख लीजिए। मंजरी के बाद नंबर 6 में मृणाल, मृणाल काफी है इसके पात्र। इतने इसके पुनर्नवा के पात्र हो गए। कथा याद रखना है कि नारी शोषण और वर्ण व्यवस्था का इसमें विरोध भी है और चित्रण भी है। कथा का आधारित मृच्छकटिकम और लोरिकायन पर आधारित है। समुद्रगुप्त और कालिदास का भी चित्रण इसमें, इस उपन्यास में आता है, और इसके प्रमुख पात्र जो हैं ये सभी हैं। स्पष्ट है। एक अंतिम उपन्यास इसका बच गया ना, अथर्वआख्यान।
चलिए उन्हीं इसको भी समाप्त करते हैं। नंबर 4, अनाम दास का पोथा, ये था ना, अनाम दास का पोथा, इसी का दूसरा नाम है अथ रेक्वा, अथरेक्वा आख्यान, अथरेक्वा था क्या अथरेक्वा थे जी, अथरेक्वा आख्यान, अथरेक आख्यान। प्रकाशन कब था? 1976 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। देखो बाबू, इसका इस तरह का नाम रखने का कारण क्या था? नाम रखने का कारण ये था कि ऋक् मुनि के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था रेक्य। और अगर और नॉर्मल भाषा में समझो तो उपनिषदों का ज्ञान देने के लिए या उपनिषदों के बारे में सामान्य लोगों को बताने के लिए इस उपन्यास की रचना की गई थी। सामान्य जनजीवन तक, आम जनता तक उपन्यास की जानकारी पहुंच सके, उपन्यास के बारे में वो जान सकें, क्योंकि उपन्यास हो, आरण्यक हो, वेद हो, वेदांग हो, ये सभी चीज़ें संस्कृत में लिखी गई है। तो सामान्य लोग संस्कृत को पढ़ के उसको नहीं समझ सकते हैं। आप ही लोग को अगर संस्कृत पढ़ने मिल जाए तो आप लोग का माथा दर्द हो जाता है, बहुत कष्ट है आप लोग के लिए कि संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तो सामान्य लोग जो हैं उपनिषदों को पढ़ सके, उपनिषदों की जानकारी लोगों के पास हो सके, उपनिषदों का मूल भाव समझ सकें, इसीलिए ये उपन्यास लिखी गई थी। कौन सा? अनाम दास का पोथा या अथरेक्व आख्यान। समझ गए? ये बृहदारण्यक मूलतः जो था ये छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित उपन्यास है। उसी में एक रेक्व मुनि रहते हैं, रेक्व नाम रहता है, ठीक है। रेक्व जो मुनि है ये ऋक् के मुनि के पुत्र होते हैं, उसी की कथा है इसमें। चलिए, ये छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में ये कथाएं हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग संस्कृत में भी। इसमें है क्या? तो अभी तो आप लोग को कथा समझाई दी है, उसी चीज को लिख लीजिए। इसमें बृहदारण्यक, बृहदारण्यक व छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। ये पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद पर आधारित ये कथा है। और उपनिषदों का ज्ञान देने के लिए ही ये उपन्यास लिखी भी गई थी। ठीक है, चलो एक बात तो ये हो गई। इसकी प्रमुख पात्र लिख लीजिए, और इसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं है, ऐतिहासिक उपन्यास हैं, इसके पात्र लिख लीजिए, प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र में सबसे पहले रेक्व मुनि का नाम लिख लीजिए। रेक्व मुनि, ये रेक्व मुनि कौन है? रेक्व मुनि वही है जो ऋक् मुनि, जो ऋक् तपस्वी थे, उन्हीं के पुत्र हैं रेक्व मुनि, इन्हीं है। और राजा, दूसरा पात्र कौन है? एक नाम, क्या नाम था राजा का? हाँ, राजा जनश्रुति। राजा जनश्रुति एक पात्र है इसमें, राजा जनश्रुति। औदंबरायन है एक पात्र, औदंबरायन, औ क्या नाम था? औदंबरायन। औदंबरायन है एक पात्र। और एक इनके पिताजी कौन है? ऋक् मुनि, ऋक्व मुनि है, ऋक् मुनि भी एक पात्र है इसमें। और भी पात्र थे क्या? एक जावाल पात्र था इसमें, नंबर 5 जावाल। ये इसके प्रमुख पात्र हो गए। और इसी के साथ जो है अनाम दास का पोथा और अथरेक्व आख्यान समाप्त हुआ। ये 4 ही उपन्यास थे इनके। किनके? किनके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के तहत ये फ्री हुए। इनके बारे में उपन्यास में इतना ही जानना है। हाँ, इनकी आलोचनाएं जब पढ़ेंगे या इतिहास पुस्तक जब पढ़ेंगे तो वहां पे इनको देख लेंगे। चलो, इसमें ज्यादा है भी नहीं, ऐतिहासिक उपन्यासकार में आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम जानना है। इसमें एक फिर पढ़ेंगे हम लोग विष्णु प्रभाकर को,
तो विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का वर्ण विषय जानना अनिवार्य है, उनके उपन्यास प्रमुख हैं। ऐसे नाम के लिए कि कौन सा उपन्यास किनकी है उसके बारे में थोड़ा सा और उपन्यासकारों को देख लेते। तो आज एक को किनको हम लोग देख लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद लिख लिए लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र अलग हैं। नंबर 2 लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल को, इनके उपन्यासों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बस नाम लिख लीजिए, इनके बारे में कोई उपन्यास से प्रश्न नहीं आने वाला है, पूछा ही नहीं जाएगा। जन्म कब हुआ था इनका लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जलालपुर बस्ती उत्तर प्रदेश। जलालपुर बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1927 में। निधन कब हुआ? लक्ष्मी नारायण का निधन 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनके उपन्यासों का सिर्फ नाम याद रखिए। उपन्यास कौन कौन से हैं इनके प्रमुख उपन्यासों का नाम। धरती की आंखें पहली उपन्यास है उनकी 1951 ईस्वी में। धरती की आंखें। नंबर 1 धरती की आंखें। धरती की आंखें प्रकाशन वर्ष क्या था? 1951 ईस्वी। दूसरी उपन्यास है इनका बया का घोंसला और सांप। बया का घोंसला, बया का घोंसला और सांप। ये उपन्यास कब की है? बया का घोंसला और सांप। ये उपन्यास है 1953 ईस्वी की। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। एक उपन्यास और लिख लीजिए इनका, काले फूल का पौधा। काले फूल का पौधा। काले फूल का पौधा कब का था? काले फूल का पौधा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1955 ईस्वी। ये उपन्यास भी। एक उपन्यास इनका मोस्ट है, पहला मोस्ट था धरती की आंखें 1951। एक ये चौथा नंबर भी मोस्ट है, रूपा जीवा। ये भी मोस्ट उपन्यास है, रूपा जीवा। रूपा जीवा कब की है? 1959 ईस्वी का है। ये कब का है? 1959 ईस्वी। रूपा जीवा लिखिए इतना। ये मोस्ट उपन्यास है रूपा जीवा। हाँ, और कुछ भी लिखाते हैं। नंबर 5 में लिख लीजिए मन वृंदावन 1966 ईस्वी का था। ये मन वृंदावन उपन्यास का नाम है। आप लोग सपनों की दुनिया में मत खोइए। मन वृंदावन ये 1966 का है, 1966 ईस्वी। एक उपन्यास इनका आता है प्रेम और पवित्र नदी। कि पवित्र नदी था, प्रेम और पवित्र नदी। ये 1972 का है, लिख लीजिए। नंबर 6 प्रेम और पवित्र नदी। प्रेम और पवित्र नदी। प्रेम और पवित्र नदी कब का है? 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद हरा समुद्र गोपीचंद्र 1974 का है। नाम है हरा समंदर गोपीचंद्र। ये कब का है? 1974 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी उपन्यास का थोड़ा नाम याद रखिएगा। बस नाम याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। इसके बारे में ज़्यादा बता भी नहीं रहे हैं। उसके बाद और लिख लीजिए प्रेम और पवित्र नदी, हरा समंदर गोपीचंद्र, ये भी हो गया। और लिख लीजिए पुरुषोत्तम 1983 का है। ये पुरुषोत्तम, इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? ये हुआ था 1983 ईस्वी में पुरुषोत्तम का प्रकाशन हुआ था। नंबर 9 में लिख लीजिए गली अनारकली।
ये भी उपन्यास मोस्ट है, अगर पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है। ये गली अनारकली, गली अनारकली उपन्यास कब की है? गली अनारकली उपन्यास 1985 ईस्वी की थी, इसका प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी। एक उपन्यास और लिख लीजिए, अंतिम और लास्ट, कनॉट पैलेस। कनॉट पैलेस, कनॉट पैलेस, कनॉट पैलेस कब की है? ये 1986 ईस्वी की है। बस इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है, उपन्यास के लिए इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है। जब नाटक पढ़ेंगे और कविता में इनको देख लेंगे। इनके बारे में अगर प्रश्न आएगा तो कविता से आएगा, नाटक से आ सकता है, ठीक है। उपन्यास से इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। किस्मत खराब हो तो ये सब उपन्यास पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक नज़र इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। छोटे छोटे जो उपन्यासकार हैं उनको देख ही लेते हैं आज, इनको भी पूरी करते हैं। एक उपन्यासकार और लिख लीजिए, ये कौन हो गए? नंबर 2 में लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल के बाद एक उपन्यासकार लिख लीजिए, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत वे भी ऐतिहासिक उपन्यास और कार हैं और व्यक्तिवादी। बस नाम याद रखना है, ज़्यादा प्रश्न इनसे नहीं पूछे जाएंगे। गोविंद वल्लभ पंत, मिलान करने वाले जो प्रश्न आते हैं ना, सुमेलित कीजिए नेट में, वहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि किनका है। नंबर 3, नंबर 3 गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, बस नाम, ज़्यादा इनके उपन्यासी नहीं है, 4 तो उपन्यासी हैं। जन्म कब हुआ इनका? जन्म हुआ था इनका 1878 ईस्वी में। कहाँ? अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि। निधन कब हुआ था इनका? इनका निधन हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ? 1961 ईस्वी में इनका निधन हुआ, 1961 ईस्वी। इनके उपन्यास का नाम लिख लीजिए। ज़्यादा उपन्यास इनके हैं भी नहीं, 4 हैं, बस चारों का नाम पता याद रखना चाहिए। नाम, पहला उपन्यास लिख लीजिए इनका प्रतिभा, 1934 ईस्वी में है। प्रतिभा 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, प्रतिभा का 1934 ईस्वी। गोविंद वल्लभ पंत, जन्म 1887 ईस्वी, निधन 1961 ईस्वी। पहला उपन्यास इनका प्रतिभा है। दूसरा उपन्यास लिख लीजिए अमिताभ। अमिताभ, अमिताभ का प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में। प्रकाशन का हुआ 1946 ईस्वी। तीसरा उपन्यास इनका लिख लीजिए एक सूत्र। एक सूत्र, एक सूत्र का प्रकाशन भी 1946 में ही हुआ है। और इनका अंतिम उपन्यास एक ठो और लिख लीजिए, नूरजहां। नूरजहां, नूरजहां का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था। बस इनके बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो उपन्यास में आज हम लोग 3 उपन्यासकार को, ऐतिहासिक उपन्यासकार में 3 उपन्यासकार को देख चुके, हो गया ना। चलिए, ऐतिहासिक उपन्यासकार यानी कि व्यक्तिवादी उपन्यासकार हम लोग देख रहे थे। व्यक्तिवादी उपन्यासकार क्योंकि इतिहास किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित थी। ये उपन्यास कौन सी क्लास है? 19वां। और ऐतिहासिक या व्यक्तिवादी की क्लास ये पहली है ये। और टोटल उपन्यास क्लास देखें तो 19वां। आज हम लोग किसको देख लिए? HPD को देख लिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख लिए हैं। दूसरे नंबर में लक्ष्मी नारायण लाल को देख लिए, लक्ष्मी नारायण लाल को देख लिए। और एक और देख लिए, गोविंद वल्लभ पंत को देख लिए। किनको देख लिए? गोविंद वल्लभ पंत को देख लिए। अब विष्णु प्रभाकर बचे हैं, उदय शंकर भट्ट बचे हैं, ठीक है। उदय शंकर भट्ट, रामेश्वर शुक्ल अंचल बचे हैं। तो जो है एक क्लास में यानी 20वां क्लास होगा तो ऐतिहासिक उपन्यासकार समाप्त होंगे। उसके बाद हम लोग प्रयोगवादी उपन्यासकार में जो प्रमुख उपन्यासकार हैं, प्रश्न
प्रयोगवादी उपन्यासकार से अधिक आएंगे, क्योंकि वहीं पे हम लोग को प्रमुख उपन्यासकार मिलेंगे। भीष्म साहनी, मोहन, राकेश कृष्णा, शोभती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी सब उसी में आते हैं। तो वहाँ से फिर तत्पश्चात हम प्रमुख नारी विमर्श से संबंधित उपन्यासकार, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उपन्यासकार या विभाजन से संबंधित उपन्यासकार को देखेंगे। तो इस क्लास में आज इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।